नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम आपके ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे क्लास आप देखिएगा, मस्त तरीके से एंजॉय करिएगा। कम से कम एक क्लास में 5 ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे, डेली लेंगे। डेली 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब के विषय में मैं पूरा डिटेल में बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपके या प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट हो जाए और प्लस आपके बेसिक भी कंप्लीट होते चले। अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक क्लास करनी चाहिए, इससे भी बेसिक क्लास करनी चाहिए, तो आपके लिए मैंने कंप्लीट ईवीएस का बेसिक लेक्चर बना के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, आपसे यह पूछा गया है। तो पहली बात, रबी की फसल होती कौन है, पहले हम देख लेते हैं। रबी की फसल बताइए, रबी की फसल होती कौन कौन सी है? रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो बताएंगे, चना होता है, राई होता है, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू। क्या क्या बताया हमने? चना, राई, मटर, गेहूं, जौ, चना, राई, मटर, गेहूं, जौ, सरसों और आलू। ये बहुत बार पूछा गया है, सरसों और आलू। अच्छा, यह बताइए जरा मेरे भाई, ये जो रबी की फसल है ना, यह बोया कब जाता है? रबी की फसल बोया कब जाता है, किस महीने में, और काट कब, किस महीने में लिया जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा है। तो बताएंगे, नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है। भाई, नवंबर और दिसंबर में यह बोया जाता है, मतलब अभी यह बोआ गया होगा। हमारे यहाँ ये चीज़ें सेशन में चल रही होती हैं, सीजन में, या फिर बो गई होती हैं। तो नवंबर और दिसंबर में यह बोया जाता है, यानी होली के आसपास में यह काट लिया जाता है मेरे भाई। होली के आसपास में, यानी कि मार्च में इसकी कटाई शुरू हो जाती है इस फसल की। तो यह दोनों भी प्रश्न आप याद रखेंगे कि रबी की फसल चना, राई, मटर, गेहूं, जौ, सरसों, आलू होता है। नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है और होली के आसपास में मार्च में काट लिया जाता है। अच्छा, इसको किस प्रकार का फसल बोलते हैं? तो बताएंगे, शीतकालीन फसल बोला जाता है इसको। कौन सी फसल बोला जाता है रबी को? शीतकालीन फसल बोला जाता है भाई। शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रबी के बाद भाई, रबी के बाद खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। ये जो खरीफ की फसल है भाई, यह कब, इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं? तो बताएंगे, बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना। यह सारे के सारे आ जाते हैं। मतलब बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, और क्या भैया? बाजरा, चावल, कपास, ज्वार, मक्का। ज्वार और मक्का भाई, ज्वार उसमें तो नहीं हमने लिख दिया, भाई गलती से देखना जरा। ज्वार और मक्का, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं भाई। अच्छा, यह खरीफ की फसल बोई कब जाती है? रबी की फसल चना, राई, मटर, गेहूं, जौ, सरसों, आलू शीतकालीन फसल कहते हैं। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और होली के आसपास में मार्च में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, मक्का होता है। इसे कब काट लिया जाता है? तो बताएं, पहले बोया कब जाता है? तो जून जुलाई में यह बोया जाता है भाई। इसे दिवाली के आसपास में काटा जाता है। याद रखेंगे, यह कब बोया जाता है? यह बोया जाता है जून और जुलाई में बोया जाता है। जून और जुलाई के आसपास में बोया जाता है और इसे दिवाली के आसपास में काटा जाता है मेरे भाई। दिवाली के आसपास में, यानी कि दिवाली का महीना कौन सा होता है? अक्टूबर का महीना होता है। अक्टूबर में से काट लिया जाता है। अच्छा, एक और होता है जिसे कहते हैं जायद की फसल। जो जायद की फसल होती है मेरे भाई, इसमें पानी वाले फ्रूट आते हैं, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसे खाने से आदमी स्वस्थ रहता है। डॉक्टर सलाह भी देता है भाई, ऐसे फ्रूट्स को खाइए जिसमें पानी हो, जैसे तरबूज हो गया, जैसे खरबूज हो गया, जैसे इसकी सब्जियां हो गई बहुत सारे, ककड़ी हो गया और खीरा हो गया, यह सारे के सारे आते हैं। अच्छा, ये बोया कब जाता है? देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोया गया, मार्च में काट लिया गया। इसके बाद यह जून जुलाई में बोया गया। तो मार्च से जून जुलाई के बीच कितने महीने का फर्क है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, यानी कि जो ये 3 महीने का जो फर्क है ना, उस 3 महीने में जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल बोई जाती है, याद रखना, जायद की फसल बोई जाती है। इसे कहते हैं सब्जियों का महीना। इसमें सब्जियां बहुत सारी बिकती हैं, नेनुआ हो गया, ककड़ी हो गया, है ना, तरबूज, खरबूज, और आपका और क्या बोलते हैं, लौकी हो गया, यह सब जो कि एक तरह से लोग खाने से भागते हैं। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत है, चाव से खाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वाले प्रश्न पे। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्न में से रबी की फसल नहीं। भाई, रबी की फसल देखिए कौन कौन सी है? चना है, राई है, मटर है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, आलू है। इसमें क्या दिख रहा है भाई? गेहूं भी है रबी की फसल, है ना, मटर भी है रबी की फसल, और सरसों भी रबी की फसल। लेकिन चावल भैया ये खरीफ की फसल है, मतलब इसका उत्तर यह वाला सही हो जाएगा। चलिए, इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं।
निम्न में से किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से है? पहले हम सबके बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते चलते हैं भाई। अच्छा बताना, गुलाबी क्रांति में क्या होता है? भाई गुलाबी क्रांति का मतलब झींगा उत्पादन है, याद रखना, झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन। अच्छा बताना भैया, पीली क्रांति में क्या होता है? पीली क्रांति में सरसों उत्पादन या फिर तिलहन का उत्पादन होता है, तिलहन उत्पादन संबंधित है, तिलहन, तिलहन, तिलहन उत्पादन, या फिर कहीं कहीं आपको सरसों दिख जाएगा, ठीक है ना। भूरी क्रांति का मतलब क्या होता है? भूरी क्रांति का मतलब आपको पता है उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक संबंधित यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर से, यानी उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक से संबंधित। भाई यही इसका उत्तर हो जाएगा, पूछा उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। अच्छा लाल क्रांति तो बता देना टमाटर, टमाटर या फिर मांस, मांस उत्पादन से संबंधित है। भाई नीली क्रांति तो बता देना मछली, मछली, या फिर नीली क्रांति से मछली हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बताना जरा, मछली उत्पादन, मछली पालन या फिर मछली उत्पादन, मछली पालन। जो हम लोग के यहाँ एक्वेरियम होता है जिसमें मछली पालते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम, कृत्रिम रूप से पाला जाता है ना उसको, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से जाना जाता है। गोल्ड क्रांति मतलब आलू का उत्पादन, आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। अच्छा बताना, इन सब क्रांतियों के बाद और कौन से क्रांतियां आएंगे, मतलब और कोई नाम बताओ। जैसे हरा, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना का संबंध बांस के उत्पादन से होता है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना जो है कि कपास से संबंधित है मेरे भाई, उसको भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा काला क्रांति किससे संबंधित है? काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? भाई देखिए सफेद सोना, पहले हमने हरा सोना बताया, हरा सोना का मतलब भैया बांस, और सफेद सोना लिख लीजिएगा, सफेद सोना का मतलब कपास से उत्पादन है, कपास से संबंधित है भैया। इसके बाद हरा सोना हो गया और सफेद हो गया, इसके बाद काला, काला सोना के नाम से हम क्या जाने भैया? कोयला को जानते हैं, तो कोयला उत्पादन से संबंधित है, फिर कोयला से संबंधित है, लिख लीजिएगा। अच्छा सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं भैया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सुनहरी क्रांति, लिखिएगा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है भाई? सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी क्रांति। जो ये सुनहरी क्रांति मेरे भाई ना, ये किससे संबंधित है? पूछा जाता है बहुत बार, जूट से संबंधित है। किससे? जूट से, जूट से संबंधित है, जूट से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आप लिखते चलिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, तब तक आप इसको छापिए, फटाफट छापिए भाई। इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, खुद से लिखेंगे। मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो आपका हाथ भी दर्द करना चाहिए। चलिए भाई 2 प्रश्न और आ गए आपके सामने। भाई शेयर करने का काम आपका है, शेयर करने का मेरा काम नहीं है। देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया है पिछली बार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। डेली हम 5 प्रश्न लिया करेंगे, 2 प्रश्न हो चुके, 2 और देते हैं। निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम मानव निर्मित है? बताइए, क्या समुद्र है, क्या बगीचा है, क्या नदी है, क्या वन है? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम मानव निर्मित है? ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। बगीचा, बगीचा हो गया, बगीचा हो गया, खेत हो गया, खेत हो गया, एक्वेरियम यानी कि मछली, जहाँ पे मछली को एक तरह से पाला जाता हो, मछली पालन हो, जिसे हम एक तरह से कह लीजिए कि मानव द्वारा मछली पालन का केंद्र बनाया गया हो, मानव निर्मित हो वो चीज़, जैसे कि मानव निर्मित, देखिए मानव निर्मित पूछा गया है सबके सब प्रश्न, मानव निर्मित मछली पालन का केंद्र, मछली पालन का केंद्र, का केंद्र। भाई राइटिंग तो बहुत ही बेहतरीन है भाई, लिखते चलिए आप सभी। इसके बाद मेरे भाई बगीचा हो गया, खेत हो गया, मानव निर्मित मछली पालन हो गया। इसके बाद आपका देखने को मिलेगा कभी कभी चाय, चाय का खेत, चाय का खेत, चावल का खेत, चावल का खेत। चावल के खेत में सबसे अधिक कौन सा एक तरह से गैस पाया जाता है? तो बता देंगे मीथेन पाया जाता है, जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। चावल के खेत। तो यह सब के सब भैया कैसे हैं? तो बता देंगे यह सब के सब हमारे सिस्टम जो है मानव निर्मित सिस्टम है, इकोसिस्टम है, मानव निर्मित इकोसिस्टम है। ये बात आप याद रखेंगे, जो कि बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। सबसे कह लीजिए कि जो सबसे अस्थायी रूप से इकोसिस्टम है वह कौन सा इकोसिस्टम है? तो लिख लीजिएगा, सबसे अस्थायी रूप से, सबसे अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से निर्मित इकोसिस्टम, निर्मित इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, सबसे अस्थायी रूप से निर्मित इकोसिस्टम आपका होता है समुद्र, समुद्र कह लीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं समुद्र कह सकते हैं, या फिर इसे महासागर कह सकते हैं। भाई समुद्र और हो या फिर महासागर हो, इसमें आप 10 बाल्टी पानी डाल दो, 10 बाल्टी निकाल लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बारिश होता है, कुछ तूफान आते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे अगर ये हमारा समुद्र है भाई ना, ये अगर समुद्र है ना, यहाँ पे जो हमारी विविधता दिखेगी, जैव विविधता दिखेगी, वही जैव विविधता यहाँ पे दिखेगा, वही जैव विविधता यहाँ पे दिखेगा, वही जैव विविधता यहाँ पे दिखेगा, वही चीज यहाँ पे दिखेगा। मतलब इसमें नो चेंज होता है, किसी भी छोर पे चले जाएंगे तो नो चेंज होगा। इसी वजह से समुद्र को क्या कहा जाता है, सबसे अस्थायी रूप से निर्मित इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हमारी बहुत सारी प्रजातियां निवास करती हों, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हों। जैसे कि अगर मैं कह दूं इकोसिस्टम, अभी आगे आएगा वैसा प्रश्न तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इकोसिस्टम मतलब क्या होता है यह समझ लीजिए। इकोसिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि हमको खाने के लिए फल फूल पालक सब्जी ये सब बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन फल फूल को भी खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होता है, उसको एनर्जी प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश की ऊर्जा लेता है अपने अंदर, एक मतलब टाउंसले करके थे बेटा, उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह की गति को बताया था, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने फल फूल को मतलब कि फल फूल जो है कि वह अपना कल जो साग सब्जी था वह ऊर्जा लिया सूर्य से ऊर्जा लिया, अपने में समाहित किया, उसको हमने मानव ने खाया, मतलब कि जो प्राथमिक उपभोक्ता था उसने उसको खा लिया। अब प्राथमिक उपभोक्ता से वो चला गया द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, जो कि मांसाहारी होते हैं। अब उस तक जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वह 10% हो रहा है ना, इसे कहते हैं एनर्जी का प्रवाह, उसको आगे बताएंगे। तो एक इकोलॉजी सिस्टम में आपने क्या देखा, मांसाहारी से लेकर मतलब तृतीयक उपभोक्ता से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादन, ये सारे के सारे होते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसकी संख्या सबसे कम होती है, जो सबसे नीचे है साग सब्जी घास फांस इसकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि यह ज्यादा मात्रा में खाने वाला चीज है। फिर उसके बाद जो शेर होता है, शेर की संख्या अगर ज्यादा अब कर देंगे, जितना ज्यादा घास की संख्या है, तो इकोसिस्टम का डैमेज हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम, पूरी प्रणाली जो है सिस्टम में, पूरी सिस्टम कहीं नहीं जाएगी, फिर वो चीजें दिक्कत हो जाएंगी, है ना, समझ रहे हैं ना। तो एक इकोसिस्टम में उत्पादन से लेकर जो उसको उपभोग करता है वह पूरे के पूरे, मतलब एक तरह से कह लीजिए जो खनिज, जो लवक हो मतलब कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, सहजीवी होते हैं, वहां तक पूरा सिस्टम यह होता है, समझ रहे हो ना। साफ सफाई करने वाले चील कौवे भी चाहिए, और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए घास फास भी चाहिए। तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है भैया, यह समुद्र में अस्थायी रूप से होता है ना। तो यह चीजें आप याद रखेंगे। आते हैं इस प्रश्न के उत्तर पे। निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम मानव निर्मित है भाई, बताना। समुद्र है क्या, नहीं भाई। बगीचा है क्या भाई, नहीं भाई। नदी है क्या भाई, बताना, नहीं भाई। तो क्या है भाई, इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा, बताना जरा। साउथ में उत्तर क्या सही हो गया भाई, बगीचा होगा कि वन होगा कि नदी होगा कि समुद्र होगा। भाई नदी और समुद्र तो दिख नहीं रहा है, वन भी नहीं दिख रहा है हमें, बगीचा दिख रहा है, बगीचा इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। इस प्रश्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। असत्य को पहचानिए भाई। असत्य क्या है, असत्य, असत्य बताइए। पहले सारे प्रश्नों को पढ़िए। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं कि नहीं होते हैं, आप सोचिए। ए परपोषी होते हैं कि नहीं होते हैं, आप सोचिए। ए वातावरण से CO2 लेकर O2 प्रदान करते हैं, आप सोचिए होता है कि नहीं ऐसा। शैवाल और कवक सहजीवी लाइकेन हैं कि नहीं है, आप सोचिए। अब हम आपको एक एक चीज बताते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत अगर हम कहें तो कौन होता है भाई, सूर्य होता है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है भाई, ये सूर्य होता है। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ये जो सूर्य से ऊर्जा होता है भाई, ये किसके में चला गया, जो ऊर्जा यह ग्रहण किया, पेड़ पौधे ग्रहण किए, पेड़ पौधे के पास चला गया। पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधों से जो ऊर्जा भी ट्रांसफर हुआ ना, पेड़ पौधों से जो ऊर्जा ट्रांसफर हुआ किस प्रकार से हुआ, ये प्रकाश को एक तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाना बनाएंगे। अब जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाएंगे, अपना भोजन का निर्माण करेंगे। अब ये भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। और यह क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करते वक्त ऑक्सीजन को, O2 को निकालेंगे बाहर और CO2 लेंगे। क्या लेंगे, CO2 लेंगे भाई। CO2 अंदर लेंगे भोजन बनाते समय और O2 को ये बाहर निकालते हैं। और यह जब खाना बनाते हैं, अपना खुद से खाना बनाते हैं, तो खुद से क्रिया करने वाले अपने लिए उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी। इस वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं भाई वो परपोषी होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है, जो कि कभी कभी पूछेगा। पेड़ पौधों की जो ऊर्जा होती है भाई, अब वहां से उत्पादक होती है। जो ऊर्जा यहां से निकलना शुरू होगा, ये ऊर्जा किसके पास जाएगा भैया, CO2 के रूप में। उन्होंने CO2 लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, तो भैया उन्होंने ऊर्जा क्या किया, रिलीज किया। CO2 लिया और O2 इन्होंने छोड़ा, O2 छोड़ा। अब इस O2 को कौन लेगा भाई, इस O2 को प्राथमिक उपभोक्ता लेगा, यानी कि पेड़ पौधों पर पूरा का पूरा निर्भर होता है। जो पेड़ पौधों पर निर्भर कौन हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता इसको ग्रहण करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो है अब इस O2 को ग्रहण किया, तो ये कैसा हो गया भैया, ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी हो गया, जो कि डिपेंड हो गया भैया पेड़ पौधों पर। ये हो गया, एक मिनट भैया,
यह स्वपोषी होगा, परपोषी नहीं स्वपोषी, इसको नोट करिएगा, और यह परपोषी हो जाएगा। भैया स्वपोषी और परपोषी में ही अंतर है। स्वपोषी का मतलब खुद से खाना बनाना, गलत लिख दिया गया था। और परपोषी कौन होगा? जो पेड़ पौधों से ऊर्जा लिया, ऊर्जा लेकर अपना भोजन का निर्वाह किया, तो उसे कहते हैं परपोषी। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, इसी प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं भैया? जैसे कि आपका हिरण हो गया, जैसे कि आपका खरगोश हो गया, जैसे कि आपका टिड्डा हो गया, जो पेड़ पौधों के पत्तियों को खा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही देखे थे कि हरियाणा वाले राज्य में और उत्तर हमारे पश्चिमी यूपी में भी ये चीजें निकल के आई थी सामने। हमारे खेत वगैरह में सब कुछ बैठ गए थे, ऐसे कि जैसे लग रहा था पूरा पत्ती एक ही दह में सपाचट कर गए सब। तो इस प्रकार की चीजें हमको नजर आई थी। तो जो टिड्डा होता है भाई, वह भी हमारा कैसा होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। हिरण भी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, खरगोश भी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अब आप बताओ आप कौन से उपभोक्ता हो? अब देखिए यहाँ से, ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, इसे हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? परपोषी तो कहेंगे ही कहेंगे, और शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अभी हमें इसके बाद वाले क्वेश्चन में, जब भी आएगा क्वेश्चन हो, उसका मैं चार्ट बनाऊंगा, पूरा डायग्राम बनाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। 5 क्वेश्चन डेली चल रहे हैं, उसको आप देखते रहे चलिए। अभी ये देखिए भैया प्राथमिक उपभोक्ता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। अब इस द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा भैया? तृतीयक उपभोक्ता खाएगा, तृतीयक खाएगा। ये जो तृतीयक उपभोक्ता होता है ना, ये पक्का मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है, और इसके पास सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर होता है। इस एनर्जी ट्रांसफर में, इसी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म को, मतलब एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक, पहले उत्पादन, फिर उसके बाद प्रथम प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह किसने बताया था? तो टांसले करके हैं एक, वो बताए थे। अभी हम आगे आएगा उनका नाम तो क्लियरली आपको बताऊंगा। टांसले ने बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह हर अपने ऊपर वाले पे 10% होता है। कितने परसेंट होता है? 10% होता है। इस बात को भी लिख लेंगे, ठीक है भाई? चीजें सही चल रही है ना? ठीक है भाई। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर कौन होता है भैया? द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है? द्वितीयक उपभोक्ता हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जी भैया, ठीक है। शाकाहारी प्लस मांसाहारी मिलकर क्या बनाते हैं भैया? सर्वाहारी होते हैं। जैसे कि मानव सर्वाहारी होता है, शाकाहारी भी खाता है, मांसाहारी भी खाते हैं लोग, है ना? अच्छा, मरने के बाद जो मर जाते हैं जीव जंतु, उनकी साफ सफाई कौन करता है भैया? मिट्टी में जो मिला दिया जाता है, किसके द्वारा मिलाया जाता है? तो उनको तो हम कहते हैं अपघटक, यानी कि डीकम्पोजर कहते हैं। लिख लीजिए, डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का मतलब कि अपघटक। अपघटक का काम होता है यह, अपघटक का काम यह होता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, सड़े गले पदार्थ को मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में मिलाना भैया, इनका काम यह होता है। आप इसको देख लीजिए, ठीक। अब बताइए इसमें कौन सा सत्य है? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, यह सही बात है भैया। यह परपोषी होते भैया, ये परपोषी नहीं होते, ये स्वपोषी होते भैया, यही गलत है। ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। यह वातावरण से CO2 लेकर O2 प्रदान करते हैं, बिल्कुल भैया यह सत्य है। अभी हमने देखा शैवाल और कवक का एक सहजीवी लाइकेन होते हैं, बिल्कुल भाई ये सहजीवी लाइकेन होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। अब इस प्रश्न से आप सभी को पूरा का पूरा जड़ पता चल जाएगा। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि 50 प्रश्न लिखने वाले हो, बहुत आनंदित होकर, और आपका कई सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पूछा गया है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान स्थित है? ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो अगर मैं आपके सामने एक मैप बनाता हूँ, देखना जरा सा। यहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिका, यह नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका मेरे भाई। और यहाँ पर आपका है यूरोप, और इससे सटा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका यूरोप है मेरे भाई, और इससे सटा हुआ है एशिया आपका। और यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर है अफ्रीका, और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। यह मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए। यहाँ पर है आपका अटलांटिक महासागर है, दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा है। इधर स्पेसिफिक मतलब महासागर है आपका, प्रशांत महासागर है इधर पूरा का पूरा। और यहाँ पर हमारा अगर यह एशिया है, एशिया में अगर यहाँ पर इंडिया है तो यह हिंद महासागर है। इस प्रकार से चीज़ें सिनेरियो हमको नज़र आती हैं। अगर मैं कह दूं कि जो पंपास का घास का मैदान है मेरे भाई, कहाँ पे पाया जाएगा? तो पंपास का घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में है मेरे भाई, याद रखना अर्जेंटीना में। ये जो पंपास का घास का मैदान है ना, ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है मेरे भाई, अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में पाया जाता है, यानी कि किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यह बात याद रखेंगे मेरे भाई। यह प्रेरिज को याद है भाई, अर्जेंटीना मतलब टीना को अर्जेंट है मेरे भाई, टीना को अर्जेंट है। किस लिए? पंप करो क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया हुआ है, जिससे वो फट से खड़ा हो सके। यानी कि पंप करो, किसको करो? अर्जेंटीना को करो। अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक देश है मेरे भाई? साउथ अमेरिका का एक देश है। तो याद रखना अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका,
अब प्रेरीज, प्रेरीज भैया अमेरिका में, अमेरिका का घास का मैदान है। प्रेरीज अमेरिका घास मैदान है। अमेरिका कहाँ पड़ता है भाई? वाशिंगटन डीसी यानी कि इसका कैपिटल है, यानी पड़ जाता भी है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का घास का मैदान है। पे करोगे, अमीर आदमी हो तभी तो पे करोगे, तब तो जाओगे अमेरिका घूमने। तो अमीर आदमी के लिए ही अमेरिका सुटेबल होता है, वहाँ पे घूमने जा सकते हो क्योंकि उनको पे करना पड़ता है मेरे भाई। वेल्स जो घास के मैदान है मेरे भाई, अगर वेल्स घास का मैदान पूछता है तो दक्षिण अफ्रीका मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में मेरे भाई क्या पड़ता है आपका? वेल्स घास के मैदान पड़ते हैं, याद रखना। लानोस घास का मैदान मेरे भाई कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे कोलंबिया या फिर वेनेजुएला, यह भी हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है मेरे भाई, याद रखना। यानी कहाँ पर? कोलंबिया या फिर कोलंबिया, या फिर कहाँ पड़ता है मेरे भाई? कोलंबिया या फिर वेनेजुएला, याद रखना। ये दोनों देश सटे हुए हैं, वेनेजुएला। तो मतलब कि एक घास का मैदान जो है मेरे भाई ना, वो कम से कम फैला हुआ है 2-3 देशों में। तो इस प्रकार से उसके आसपास के देश भी आपसे पूछ सकता है, तो कोलंबिया या फिर वेनेजुएला या फिर साउथ अमेरिका, याद रखना। डाउन्स घास का मैदान भैया इसका उत्तर होगा, क्योंकि पूछा ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान कौन सा है, तो डाउन्स है। डाउन्स कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखना। ये जो पुस्टाज घास का मैदान है मेरे भाई ने, यह हंगरी में पाया जाता है। हंगरी एक देश है मेरे भाई, हंगरी में घास का मैदान पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? पुस्टाज है। और कुछ घास के मैदान है मेरे भाई, और कौन कौन से घास के मैदान है भाई? याद रखना, सवाना घास का मैदान। जो सवाना घास का मैदान है मेरे भाई ना, यह आपका इस जोन में पाया जाता है, अफ्रीका में, याद रख लेना, ठीक है। अफ्रीका में कौन सी घास का मैदान पाई जाती है? तो बताएंगे सवाना घास का मैदान पाया जाता है। फ्री का है ना भाई, फ्री का है तभी तो बोल रहा है सभी को आना है, तो सवाना मतलब सभी आ जाओ भाई, क्योंकि फ्री का है, तो इस वजह से याद कर लेंगे भैया अफ्रीका, यानी कि सवाना घास का मैदान। इसी प्रकार से एक स्टेपिज घास का मैदान है मेरे भाई। कौन सा घास का मैदान? स्टेपिज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है भाई? यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली एक यहाँ पर पर्वतमाला है, जिसका नाम है भैया क्या? यूरेशियन पर्वतमाला, यूरेशियन पर्वतमाला, याद रखना। इन दोनों को बांटने वाला, यूरोप और एशिया को, उसका नाम है यूरेशियन। तो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को टेपिंग कर दिया। कौन टेपिंग कर दिया भाई? स्टेपीज। तो याद रखना, इस प्रकार से आपका स्टेपिज हो गया। अगर मैं बात करूँ यूरोप में, अगर सही आपको मतलब कि यह दे दे, किसी देश का नाम दे दे, तो ज़्यादातर अभी तक जो पूछा हुआ है स्टेपिज, तो यूक्रेन में पूछा गया है, जो अभी रूस उस पर चढ़ाई किया था ना। तो याद रखेंगे यूक्रेन में स्टेपिज घास का मैदान देखने को मिलता है। अब आपको हम कुछ चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं, आप अपने दिमाग से और इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए भाई, पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर आप लिखते चलेंगे। पहला अगर मैं बात कर लेता हूँ, पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जितने भी किए गए सबको हम देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, हेडिंग लगा लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। भाई हेडिंग पे नहीं जाइएगा, मतलब कि राइटिंग पे मत जाइएगा। और इन सबका बेसिक क्लास हमने कंप्लीट करा रखा है एक बार, आप देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, जो कि आपको आनंद आएगा भाई मेरे लाल, बस देखते चलना, और मजा आ ना आ जाए तो कहना, ठीक है। स्टॉकहोम पहला सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। भैया स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बताना जरा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, किस लिए हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बताएंगे 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम जो है भैया एक शहर है, कहाँ का? स्वीडन का एक शहर है। तो यानी कि यह जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? तो बता देंगे 1972 में हुआ था। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था, और यह कब हुआ था? 1972 में तो हुआ ही था। यानी कि किस लिए हुआ था? तो बता देंगे सतत विकास पर कार्यक्रम के लिए हुआ था। पहला कार्य ये हुआ था, सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन जो यहाँ पे बैठा था। यानी कि सतत विकास पे जो चर्चाएं थी, जो पूरे देश में महान जो भाव लोग थे, वह बैठकर एक सम्मेलन गठित किए थे, जिसमें इन्होंने वैश्विक स्तर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया। अभी हम बताते हैं आपको। तो सतत विकास लिख लीजिए, किस बात पे, मतलब किस लिए यहाँ पर बात हुआ था, किस काम के लिए संगठन बनाया गया था? तो बताएंगे सतत विकास, यानी कि भैया क्या हो जाए, सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। अच्छा मेरे लाल, एक बात आप बताना, सम्मेलन ये जो 1972 है ना, 1972 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे? तो बता देंगे भैया इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी शेरनी, इंदिरा गांधी, इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि जब यह पहली बार
हमारे सत्ता में आई हुई थी, यानी कि जब इनको पीएम बनाया गया था तो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल कुछ भी बोल ही नहीं रही थी। तो वहाँ पर चीज़ें कुछ नज़ारा अलग था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको आदत होता गया उन सब सारी चीज़ों को। तो यह एक तरह से भाई समझ गए शेरनी बन के उभरी, तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। तो बताओ वैश्विक सम्मेलन जो हुआ था भैया कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। स्वीडन के किस शहर में हुआ था? स्टॉकहोम शहर में हुआ था, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। भैया यह 5 जून 1972 को ये चीज़ें हमको देखने को मिली थी। 5 जून 1972 को कब देखने को मिला था? 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को यह चीज़ें देखने को मिली थी, पहली बार देखने को मिला था। यानी कि 5 जून 1972 को ही यह कार्यक्रम हुआ था। इस वजह से 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 5 जून को ही हम क्या मनाते हैं? इस दिन से पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। भैया 5 जून 1972 को यह चीज़ें हमको देखने को मिली थी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कहा जाता है। तो प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का प्रोग्राम हमको देखने को मिला था 1972 को। 1972 में 5 जून 1972 को हमको यूएनईपी प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस तरह से कह लो इसको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी पर्यावरण दिवस पर जो कार्यक्रम था वह पहली बार कब देखने को मिला था? हमें 5 जून 1972 को देखने को मिला था। इस वजह से 5 जून से ही हम लोग क्या मनाने लगे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगे। और इस 5 जून बोला जाए अगर आपसे पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1972 न लगाकर आप लगाएंगे 1974 को पर्यावरण दिवस जो है पहली बार मनाया गया था। इतनी बातें नोट करिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछते हैं। 1-2 बार तो यही पूछ लिया गया था कि यूएनईपी का फुल फॉर्म बता दो, तो आप बता देंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा जरा बताना मेरे भाई, पहला पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो कब बताओगे? 1974 को बताओगे। कहाँ मनाया गया था मेरे भाई? ये अमेरिका ने इसकी मेज़बानी करी थी। अमेरिका ने मेज़बानी इसका करा था। यह भी पूछा जा सकता है कहाँ मनाया गया था, तो बता देना अमेरिका इसकी मेज़बानी करा था। अच्छा 2021 में पर्यावरण कार्यक्रम किसके एक तरह से कह लीजिए अध्यक्षता में मनाया गया? तो भाई नल्ला पाकिस्तान, याद रखेंगे 2021 का पर्यावरण कार्यक्रम जो है ना, पर्यावरण कार्यक्रम जो है नल्ला पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के संरक्षण में मनाया गया। पाकिस्तान इसका अध्यक्षता किया था मेरे भाई। इतनी बातें आप लिखेंगे, बहुत अच्छी बात। अच्छा यूएनईपी जो है ना मेरे भाई, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताना जरा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई? बता दें नैरोबी। कहाँ पे भैया? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे पड़ता है? किस देश का यार शहर है भाई नैरोबी? तो बताएंगे केन्या देश के शहर नैरोबी में भाई ये चीज़ें पढ़ा था। कुछ नोट करने लायक है तो आप फटाफट नोट करिए। तो इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ा रखे हैं भाई एक बार। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे दूसरा पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था उसका नाम क्या भैया? प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? तो ये 2 प्रोटोकॉल हैं, दोनों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था भाई, ये सब बस रिवाइज करने से होगा, जितनी बार आप रिवाइज कर लें। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अच्छा इसे संरक्षण ये किस वजह से हुआ था, किसके लिए हुआ था? मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा शहर, मतलब कनाडा देश में यह शहर है मॉन्ट्रियल। इस वजह से वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ। इस वजह से नहीं हुआ कि वो शहर वहाँ पे है, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ, इस वजह से इसका नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। तो ये कनाडा शहर में है। कनाडा शहर में ये बात में याद रखेंगे। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। किस लिए? मतलब 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अच्छा किस लिए हुआ था मेरे भाई? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में इसे देखा जाता है। ओजोन परत संरक्षण पर यहाँ बातें हुई थी, इस वजह से ये सम्मेलन यहीं पे, मतलब यह सम्मेलन कराया गया था। किस लिए कराया गया था? कि भैया यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण जो बातें हुई थी इस पे, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए भैया हमारे ओजोन लेयर जो है डिप्लेशन हो रहा है, उसका डिप्लीट हो रहा है, मतलब कि उसके में जो कमी आ रही है ना उसको रोका जाए। उसको किस प्रकार से रोका जाए, कार्बन उत्सर्जन कितना कम किया जाए, इस सब मुद्दों पे बातें हुई थी वहाँ पे। तो यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था भैया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताएंगे 1987 यानी 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कनाडा शहर में हुआ था। इसमें क्या बातें हुई थी? ओजोन परत जो हमारा संरक्षण
है उसको, मतलब ओजोन परत को जो डिप्लीट हो रहा है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, इस मुद्दे पे यहाँ पे बातें हुई थी। अगर हम आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, जो 16 सितंबर आप देख रहे हो ना, 16 सितंबर जो देख रहे हो ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम आगे देख लेते हैं मेरे भाई, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस हो गया, और इसमें क्या जानकारी देते हैं आपको, और यह जो ओजोन की परत की मोटाई है मेरे भाई, उसको नापने वाला जो इकाई होता है उसे कहते हैं डॉप्सन। किस इकाई को, इस इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं। अच्छा, ओजोन को प्रभावित करने वाला, ओजोन को एक तरह से डिफेक्ट करने वाला हमारे लेयर को, वो लेयर क्या काम करता है, सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको रोकता है। अब उसको जो कि हानि पहुंचा रही है, कौन कौन सी गैसें हानि पहुंचा रही हैं, इस पे बात किया गया था, वैश्विक सम्मेलन है। तो बता देंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको रोकने की बात किया गया था, इसके उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो करने की बात किया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन को जीरो करने का बात किया गया था। भैया यह तो जीरो हो गया, लेकिन कहाँ इसके बगैर काम चलने वाला है हमारे देश का, इसके बदले भैया इसका जुड़वा भाई एक आ गया जिसका नाम है फ्रियोन। क्या नाम है, फ्रियोन नाम है। यह फ्रियोन मेरे भाई सभी लोग यूज करते हैं, सभी के घर में फ्रिज है, कूलर है, सभी के घर में भैया रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है, और प्लस कूलेंट वाला है, तो ये इनमें ये यूज होता है भैया, यह इसी का बिल्कुल जुड़वा भाई है फ्रियोन। अब पता चल रहा है लोगों को भाई CFC का है दूसरा रूप लोगों ने खींच लिया भाई, इसके बिना काम नहीं चला, तो नाम में बस परिवर्तन हो गया भाई, पैकिंग दूसरा है, उसके अंदर चीज़ें वही हैं भाई, चिप्स वही है उसके अंदर, है ना, नमकीन तो वही है, लेकिन उसके ऊपर की जो पैकिंग है ना बस दूसरा हो चुका है। बस ये चीज़ें ध्यान रखना है, CFC की जगह फ्रियोन, और फ्रियोन को भी कम करने की बात किया जा रहा है। फ्रियोन मतलब कि कूलेंट गैस के रूप में जाना जाता है, जो हमारे ओजोन जो लेयर है ना भाई उसको डिप्लीट कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, फ्रियोन को शीतलक गैस के रूप में जानते हैं। बस इतना था हमारा ओजोन लेयर से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं, अब एक नया सम्मेलन की तरफ हम आते हैं आगे, उसका नाम नोट करेंगे आप सभी मेरे भाई, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम हो, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल से पहले हम लोग एक पृथ्वी सम्मेलन कर लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था, पहले यह ध्यान में रखेंगे कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो बताएंगे रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो कहाँ का शहर है, तो बता देंगे ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है, तो बता देंगे साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, यहाँ पर हुआ था। अच्छा, कब हुआ था भैया, 1992 हुआ था भैया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, लिख लीजिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विविधता। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मेरे भाई 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस। बहुत सारे दिवस हैं, एक दिन में हम लिखवा देंगे उसको, पहले इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील शहर में हुआ था, ब्राज़ील शहर में ही, मतलब ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन पहला। अगर मैं बात कर लूँ भाई यहाँ पर, बस इतनी बातें लिखिएगा, UNFCC का फुल फॉर्म क्या होगा, UNFCCC भाई लिखना जरा। UNFCC का जो फुल फॉर्म होगा भाई मेरे, यूनाइटेड नेशन फॉर वर्क कन्वेंशन, इसके बाद भाई टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और टू क्लाइमेट, इसके बाद मेरे भाई चेंज, ये चीज़ें याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ से भी इस तरह प्रश्न पूछ लेगा कि भाई इसमें EF का मतलब बता दो, तो आपको बता देना भैया इसका मतलब होता है फ्रेमवर्क, नेशन, N फॉर नेशन हो गया, U फॉर यूनाइटेड हो गया, C, तीनों C का मतलब क्या होगा, एक का मतलब कन्वेंशन, एक का मतलब हमारा हो जाएगा क्लाइमेट, एक का मतलब हो जाएगा भाई क्या आपका चेंज। इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है UNFCC है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था UNFCC का, तो बता देंगे 1994 में इसकी स्थापना हुआ था। 1994 में UNFCC की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मेरे भाई, जर्मनी के वॉन शहर में है। कहाँ पर, जर्मनी के वॉन शहर में है, इस बात को याद रखेंगे
ये पर्यावरण से संबंधित है, इस वजह से ये पूछा जाता है बहुत बार। अच्छा, इसी को हम COP कहते हैं, जो UNFCCC है ना, इसी के सम्मेलन को हम COP कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? COP कहते हैं, याद रखना। COP इसकी बैठक को ही कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, COP कहा जाता है भैया। पहला COP का जो सम्मेलन था कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट COP कहाँ पे बैठा था? 1995 में बर्लिन में हुआ था भाई, बर्लिन। 1995 में पहला COP हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन शहर में हुआ था, बर्लिन शहर में हुआ था। बर्लिन शहर कहाँ पे मेरे भाई? जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का कैपिटल है मेरे भाई। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है मेरे भाई। इस बात को आप याद रखेंगे, जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एक बात और याद रखें, 26वां COP है मेरे भाई, जो 26वां COP है उसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यह बात भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो 26वां COP मेरे भाई, इसका सम्मेलन जो हुआ था मेरे भाई, ग्लासगो स्टॉकहोम में हुआ था। ग्लासगो एक शहर है स्टॉकहोम का, ग्लासगो एक शहर है स्टॉकहोम का, वहाँ पे हुआ था मेरे भाई। इतनी बातें आप याद रखेंगे, बताना चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। एक और याद रखेंगे, जो COP जो 21वें नंबर का जो COP हुआ था मेरे भाई 2015 में, वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। अब हेडिंग लगा लेना क्योटो प्रोटोकॉल। इसको एक बार छापना हो तो छाप लीजिए भाई। भाई राइटिंग तो ज़बरदस्त है, तो थोड़ा सा आराम से छापिएगा। चलिए आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है मेरे भाई, इसको ध्यान से लिखिएगा। देखिए ये सब वीडियो आपका सेपरेट लेक्चर में हमने पढ़ाया हुआ है। आप देखोगे आकर ना प्लेलिस्ट में, तो जहाँ पर यूपी टेट का पूरा फुल लेक्चर है वो हमने सेपरेट पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक आपका मैराथन के थ्रू हम आपको दे देते हैं, जो प्रश्न आपको एक ही बार में एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, हेडिंग लगा लेना क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल भैया, ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो बता देगा 1997 में हुआ था। 1997 में कहाँ हुआ था भाई? ये जापान के शहर में हुआ था, जापान का एक शहर है क्योटो, उसी जगह यह सम्मेलन हुआ था। अच्छा, इस क्योटो प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई थी मेरे भाई? तो बता देना, इस क्योटो प्रोटोकॉल में जो आपका गैस का उत्सर्जन है, जो आपका ग्रीन हाउस गैस है ना, उसके उत्सर्जन को कम करना है, यानी कार्बन के उत्सर्जन इसमें लिप्त है, इस वजह से इसके उत्सर्जन को कम करने की इसमें बात की गई थी। तो याद रखना, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात हुई थी इसमें। मतलब कि यह बात हुई थी इसमें कि हम पूरे वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैस है भाई, उसका उत्सर्जन कम करेंगे, जिससे कि पूरे देश के जो भविष्य है उसको हम लोग बचा सकें। समझ रहे हैं ना? वर्तमान में जो चीज़ें हमें हानि पहुंचा रही हैं, पूरे देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी आपने सुना होगा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े एरिया में, जितना बड़ा आपका दिल्ली एक है भाई, दिल्ली नहीं, दिल्ली से भी बड़ा एक शहर का नाम है भाई, मतलब कि पूरा का पूरा एक देश ही है वह, कह लीजिए ग्लेशियर, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि भाई वह ऐसा देश है जो कि जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। तो उस प्रकार का देश, उस देश के इतने बड़े क्षेत्रफल में पूरा ग्लेशियर टूटा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक हुआ था मेरे भाई। यह बताता है कि हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व को खत्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा, अगर इस प्रकार से हम लोग कार्य करते रहे, कार्बन का उत्सर्जन करते रहे तो। इतनी बात याद रखना है। कहाँ पर हुआ था भाई? स्टॉकहोम में, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, 1997 में हुआ था। इसके ऊपर किसकी बात की गई थी यहाँ पर? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने को लेकर यहाँ पे बात हुई थी। लेकिन भाई यह ग्रीन हाउस, अच्छा गैस होता क्या है भाई? ये ग्रीन हाउस गैस मेरे भाई एक ऐसा मतलब गैस है जो कि हमारे पृथ्वी के जो तापमान है ना, टेम्परेचर, उसे बढ़ा देता है। पृथ्वी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ा रहना चाहिए अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति होती है। यह बढ़ता है जब नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जो मुख्य गैस है इसका ना, CO2 ही है, CO2 है। मैं लिख देता हूँ, मुख्य गैस कार्बन, ग्रीन हाउस के मुख्य गैस कौन कौन से होंगे? CO2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा मेरे भाई, और आपका क्या हो जाएगा? वाटर वेपर लिख लेना, मतलब कि वाटर वेपर लिख लीजिए, वाटर वेपर हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। कहीं लिखा दिख जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो काट देना भाई, यह नहीं होगा। इसके बाद मेथेन लिख लीजिए, मेथेन लिख लीजिए, CH3 लिख लीजिए, मेथेन। इसके बाद मेरे भाई और क्या हो जाने वाला है? बस इतना तो इंपॉर्टेंट है जो आपको लेके चलना है, इतनी गैसें आपको लिख के लेके चलनी है। अच्छा, एक CFC और O3, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसका एक तरह से कह लीजिए कि हानि पहुंचा रहा है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बन रहा है। O3 जो ओजोन है ना भाई, ओजोन, देखो ओजोन को किससे दिखाते हैं? O3 से दिखाते हैं। तो याद कर लेना, ओजोन भी हमारे ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति का, बढ़ोतरी का कारण है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे थे मेरे भाई, याद रखना कि जो यह हमारे गैस, ग्रीन हाउस गैस के कारण जो हमारे पृथ्वी का जो ताप बढ़ रहा है ना,
उसमें सबसे ज़्यादा रोल रखने वाला कौन सी गैस है? CO2 है। अब अगर CO2 रहे ही ना हमारे पृथ्वी पर, तो बताओ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, गिर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -40 के आसपास चला जाएगा, जिससे कि पूरे पृथ्वी पर रहना दुश्वार हो जाएगा। इस वजह से CO2 इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन CO2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे कि कारण ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगे। यह कारण इस वजह से होता है, जैसे कि जब कोई अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सूर्य से प्रकाश की किरणें अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं। जब बाहर नहीं जा पाती हैं तो हमारे पूरे पृथ्वी को गर्म करने लगती हैं, हीट करने लगती हैं। और ये चीज़ें हमें फैक्ट्री से और प्लस अदर मतलब बहुत प्रकार की गैसें हैं, आपको पता है सल्फर जो गैसें हमारे फैक्ट्री से निकलती है, नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है ही, तो इन सब से मिलकर यह खतरनाक गैसें बना लेती हैं। जो आपका लेड है ये सब इसमें इंक्लूड है। तो इस वजह से हमारे पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है भाई वो बढ़ने लगता है, ठीक है ना। यह ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है, मतलब एक तरह से बढ़ोतरी, एक तरह से बढ़ावा देता है। अब ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे ताजमहल में पड़ा है। आपने उसका एग्जाम्पल एक रख लीजिए कि भाई ताजमहल पीला होने लगा, तो वहाँ के आसपास जो मथुरा के आसपास की जितनी फैक्ट्रियाँ भाई उसे सरकार ने एक तरह से कहीं और बंदोबस्त करा दिया, उसके आसपास कानपुर वगैरह में उसका चीज़ें वह चल रही हैं प्रोसेस में, ठीक है, यह चीज़ें रहा। अब अगर फिलहाल में अगर हम देखें हमारे भारत में क्या पूरे पृथ्वी पर जो कार्बन गैस का उत्सर्जन है वह 10 से 15 सालों में कितना बढ़ा है भाई? तो याद रखना मेरे भाई 40 गुना बढ़ा है। कितना गुना बढ़ा है? 40 गुना बढ़ा है मेरे भाई। तो ये सोच लो 10 से 15 सालों में इतनी स्पीड से बढ़ा है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसको आपको जो नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट। इस 2 प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बस आप सभी लोग शेयर करना, हम बस सिखाते चल रहे हैं, चीज़ें जो पूछी गई हैं जिस प्रकार से वह चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है ना। एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न फ्री भाई, एक प्रश्न के साथ 1 पे 1 फ्री नहीं, 1 बाई गेट 1 नहीं है मेरा, गेट 1 मतलब बाई 1 गेट 1 ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बाई 1 और गेट मोर भाई। चलो निम्न में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? बताओ, हरित क्रांति का संबंध है कि इंद्रधनुष क्रांति का है कि श्वेत क्रांति का है और अमृत क्रांति का? हालांकि इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे करते होंगे, हम आपको शुरू से बताते हैं। देखना, जो ऑपरेशन फ्लड है भाई, ऑपरेशन फ्लड इसी को ही कहते हैं दुग्ध उत्पादन। क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादन। तो कभी एक प्रश्न ऐसा बनेगा आपके एग्जाम में, बना भी है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मेरे भाई बता देना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, दुग्ध उत्पादन के रूप में पिता यानी जनक को किसे कहा जाता है? दुग्ध उत्पादन का पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। लिख लीजिए, वर्गीज कुरियन को जनक कहा जाता है इसका, जो कि आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा भी गया है मेरे भाई। अच्छा बताना जरा, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 26 नवंबर को हुआ था। जो वर्गीज कुरियन है ना, इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर को हुआ था, और 26 नवंबर को हुआ था इस वजह से 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? दुग्ध उत्पादन दिवस मनाते हैं। दुग्ध उत्पादन दिवस मनाते हैं, यह बात याद रखना भाई। दुग्ध उत्पादन दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाई, नेशनल है ना, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस ये मनाते हैं। अच्छा, हरित क्रांति यहाँ पर आया हुआ है, तो हरित क्रांति से संबंधित कौन कौन है देख लेते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से संबंधित कौन है पूरे विश्व में? तो बताएंगे भैया, हरित क्रांति से जो संबंधित है पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि सबसे पहले इन्होंने ही हरित क्रांति का उत्पादन मतलब एक तरह से स्टार्ट किया था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था विश्व स्तर पर? तो बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग भैया कहाँ के थे? तो बता देना अमेरिका के थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या नाम था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। याद रखना भाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया था। अच्छा, हरित क्रांति से हमारे किस अनाज पर मतलब किस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा एक तरह से हमको देखने को मिला था कि भाई उत्पादन हो रहा है, किस खाद्यान्न फसल का? तो बताएंगे खाद्यान्न फसल के उत्पादन के लिए तो था ही, खाद्यान्न फसल की संकट आ चुकी थी उस समय, विश्व स्तर पर जो लड़ाई वगैरह चल रही थी उसकी वजह से सूखाग्रस्त चीज़ें हुई थी, तो उसके कारण पूरे वैश्विक स्तर पर चीज़ें हमको देखने को मिला था। भाई खाद्यान्न में गिरावट आई थी, उस खाद्यान्न स्तर को बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर काम किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग। और उसी का एक प्रोटोटाइप था डॉक्टर MS स्वामीनाथन का, जिन्होंने खाद्यान्न उत्पादन पर उन्होंने कार्य किया था। खाद्यान्न उत्पादन पर सबसे बड़ा कार्य जो किया गया था, इस खाद्यान्न उत्पादन पर पूरे विश्व स्तर पर देखें तो चावल की उत्पत्ति पर हुआ था। लेकिन अगर भारत में देखें ना, इसका जो प्रभाव पड़ा था गेहूं पर पड़ा था।
गेहूं पर पड़ा था, गेहूं पर प्रभाव इसका पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, यानी गेहूं में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, नई नई वैरायटी देखने को मिला था उसमें, और हमारे गेहूं का उत्पादन बढ़ा हुआ था, याद रखेंगे इस समय। अच्छा, जो खाद्यान्न उत्पादन है मेरे भाई, यह जो गेहूं का बढ़ाना हुआ था हमारे किस क्षेत्र में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, अधिकतर कह लीजिए भाई उत्तरी राजस्थान, राजस्थान है तो उत्तरी राजस्थान में हुआ था, हरियाणा वाले क्षेत्र में हुआ था, पश्चिमी यूपी में हुआ था, यहाँ पर यह खाद्यान्न फसल गेहूं का उत्पादन देखने को मिला था बहुत ज़्यादा। पंजाब में पूरी तरीके से, हरियाणा में पूरी तरीके से, पश्चिमी यूपी में और हमारे उत्तरी राजस्थान में यह खाद्यान्न फसल का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, याद रखेंगे। अच्छा, इंद्रधनुष किससे संबंधित है भाई, इंद्रधनुष बताना किससे संबंधित है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है आप सभी लोग बताएंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं भाई सदाबहार क्रांति। किस नाम से जाना जाता है इंद्रधनुष, सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक क्या रह गया, अमृत क्रांति। अच्छा, अमृत क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई बताना जरा। ये भाई नदी जोड़ो परियोजना आपने सुना होगा एक, तो याद रखना, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं, भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट यानी कि हॉट स्थल, जो कि एक तरह से संवेदनशील स्थल है ना, संवेदनशील स्थल, उसे पूरे वैश्विक स्तर पर बचाया जाता है। अगर भारत में वो चीज़ें हैं तो पूरा विश्व मिलकर उसका संरक्षण करेगा, है ना, उस पर कोई हानि नहीं आने देगा। उसको बचाने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर एक तरह से इकोनॉमिकली या फिर कोई भी कंडीशन हो, हर प्रकार की सेवा उस पर किया जाएगा उसको बचाने के लिए। तो ये संवेदनशील क्षेत्र होता है, जो तप्त स्थल होता है ना, इसे कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट कहते हैं, मतलब कि हॉट स्पॉट या फिर हॉट फील्ड कहते हैं। यह एक संवेदनशील स्थल है। कौन सा स्थल भाई, संवेदनशील स्थल होता है, तो लिख लीजिएगा, संवेदनशील स्थल के नाम से क्या जाना जाता है, हॉट स्पॉट को जाना जाता है, इसे कहा जाता है तप्त स्थल कहा जाता है। अच्छा, जो सबसे पहले यह बात प्रयोग किया गया था तप्त स्थल या फिर संवेदनशील की, जो सबसे पहली बात किसने किया था, किस मतलब यह शब्द किसने दिया था संवेदनशील का, तो बता देना नॉर्मन मायर ने दिया था, डॉक्टर नॉर्मन मायर ने दिया था यह शब्द। कौन सा शब्द, संवेदनशील स्थल। संवेदनशील का मतलब होता है हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का मतलब वही तप्त स्थल। तो पूछा क्या गया है, भारत में कितने प्रकार के तप्त स्थल पाए जाते हैं, कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं। अगर देखा जाए पूरे विश्व स्तर पर कितने तप्त स्थल हैं, पूरे विश्व स्तर पर तप्त स्थल की संख्या कितनी, 36 है। भारत में देखें, भारत में इनकी संख्या 4 है। अच्छा, ये चारों का बार बार नाम पूछ लिया जाता है, याद रखना, चारों के नाम याद रखना भाई। पहला जो है आपका, जो कहा जाता है भैया, पहला सबसे बड़ा जो आपका तप्त स्थल है पूर्वी घाट क्षेत्र। पूर्वी घाट, भारत में इस प्रकार की घाट, इस प्रकार से इसे पूर्वी घाट कहा जाता है, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो पूर्वी घाट क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र भारत का पहला और सबसे बड़ा तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसको संरक्षण किया गया है भैया किसके रूप में, संवेदनशील के रूप में। याद रखेंगे पूर्वी घाट। एक मिनट बेटा, यहाँ पर पूर्वी नहीं बेटा, पश्चिमी कर लेना, पश्चिमी घाट, सही बोला आपने भाई, गलती से बचा लिया आपने। पश्चिमी घाट भैया वाला, पूर्वी घाट नहीं, मुंह से निकल गया भाई। पश्चिमी घाट के बाद हमारा पश्चिमी घाट तो है ही है, इसके बाद एक तरह से पूर्वी हिमालय यानी कि नॉर्थ, हमारा कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा इधर जो सातों बहनों के रूप में देश के राज्य को जाना जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 बहन के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पर स्थित है भैया पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का हिमालयी क्षेत्र, याद रखना। ये दूसरा हॉट स्पॉट है, यानी कि तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तीसरा बता दो भैया कौन है, तो बता देना भैया, जो सुंडा लैंड है ना, सुंडा लैंड, मतलब कि सुंडा लैंड में अगर हम कह दें तो आपका जो नीचे का पूरा पोर्शन आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं इंडोनेशिया वाला पोर्शन, तो सुंडा लैंड याद रख लेना भारत का, सुंडा लैंड, बस नाम याद रखना सुंडा लैंड। अच्छा, एक क्षेत्र और है, उसका नाम बताना, चौथा का नाम बता दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, जो हमारा भारत का जो पोर्शन वर्मा से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है, जहाँ पर वह पूरा क्षेत्र, यानी कि लास्ट छोड़ देखेंगे भारत का इस प्रकार से म्यांमार से लगा हुआ है, तो इंडो वर्मा वाला क्षेत्र। यानी कि अगर मैं कह दूं कि भाई संवेदनशील स्थल सबसे पहले किसने नाम दिया, तो बताएंगे डॉक्टर नॉर्मन मायर ने सबसे पहले संवेदनशील स्थल नाम दिया। किसको नाम दिया था,
तप्त स्थल को इन्होंने संवेदनशील स्थल के नाम से जाना गया। संवेदनशील स्थल पूरे विश्व स्तर पर कितने हैं तो बता देंगे भैया 36 हैं। पूरे भारत में कितने हैं? 4 हैं। इन चारों का नाम बता दीजिए। तो पश्चिमी घाट जो कि नॉर्थ ईस्ट का हिमालयी क्षेत्र, इसके बाद इंडो बर्मा जो कि म्यांमार से लगा हुआ है, और सुंडा लैंड जो कि इंडोनेशिया से लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा। अच्छा ये बताना जरा, इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजी शब्द किसने सबसे पहले दिया था, नाम दिया था? तो बता देंगे हैकल। हैकल नाम के साइंटिस्ट रहते हैं, हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हैकल नाम के व्यक्ति ने किया था। अच्छा, इकोसिस्टम का सबसे पहले एक तरह से यूज किसने किया था इकोसिस्टम का? तो बता देंगे टॉन्सले ने किया था। टैंसले नाम उनका है, टैंसले। तो याद रखना, इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग शब्द किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और इकोसिस्टम का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? प्रयोग किसने किया था भाई? टैंसले ने किया था। अच्छा, मैं एक आपको बताता हूँ भैया, जैव विविधता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बता देंगे विल्सन को जाना जाता है। विल्सन मायर करके हैं, विल्सन। तो याद रखना 4 नाम भैया। इनको किस लिए जाना जाता है? जैव विविधता का जनक। जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता का मतलब एक ऐसा जगह मेरे भाई, एक ऐसा जगह जहाँ पे पूरे हर प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाएं, हर प्रकार की जीव जंतु पाए जाएं, मतलब कि इस प्रकार से जिससे कि वहाँ की जो जैव विविधता हो, किसी एक के डिस्टर्ब होने से पूरे जैव विविधता पे फर्क पड़ जाए, उसे कहा जाता है भैया एक संवेदनशील स्थल, जिसे हम कहते हैं भैया तप्त स्थल। ठीक है ना, ये बात याद रखना। और जैव विविधता का मतलब कि कोई भी प्रजाति यहाँ पर कमी न छोड़े, सारी प्रजाति यहाँ पर पाई जाएं। जो प्रजाति हम लोग देखे भी नहीं होते, सोचे भी नहीं होते हो सकते हैं कि ऐसे प्रजाति यहाँ पर मिलेंगी, हमारे देश में है, वो प्रजाति भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर दलदली, मतलब कि यहाँ का जो क्षेत्र होता है बिल्कुल हरा भरा, और कोई भी एक अगर सिस्टम यहाँ से खत्म होता है, कोई भी एक, मतलब ये जो हमारा, जैसे कि हम बात कर लें इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमें पेड़ पौधे प्लस जितना योगदान कीट पतंगों का होता है, उतना योगदान एक मानव का भी होता है, एक शेर का भी होता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम को चलाता है। तो इस इकोसिस्टम का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था भाई? ये टैंसले नामक साइंटिस्ट ने किया था। और इकोलॉजी का जो सबसे पहले शब्द दिया था, किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भैया? विल्सन ने किया था। और संवेदनशील यानी तप्त स्थल के बारे में जो दूसरा नाम था संवेदनशील, किसने बताया था? डॉक्टर नॉर्मन नायर ने बताया था। बताना कैसा लग रहा है सेशन? अगर अच्छा लगेगा भैया तो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, और यह बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। चलिए एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको छापिए। एक प्रश्न हम और लेते हैं, छापिए इसको भाई आप सभी लोग। देखिए भाई, इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें आपका कम से कम नहीं तो 20 प्रश्न हम क्लियर करेंगे बस। आप सभी, ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर 1 घंटे के अंतराल पे जो हुआ है ना, 1 घंटे के पूरे रूप में हुआ है जो, इस प्रकार से 10 लेक्चर आएंगे। 10 लेक्चर में आपका यूपी टेट सुपर टेट का महासोपाड़ा जो है ना साफ होगा। तो देखते रहिए मस्त तरीके से। देखिए, पूछा क्या गया है, असत्य पहचानिए। चिपको आंदोलन चमोली उत्तराखंड से संबंधित है, यूके मतलब उत्तराखंड। अपिक्को आंदोलन यानी कि गुजरात से संबंधित है, क्या संबंधित है कि नहीं है, यह बताएंगे आप। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश से संबंधित है कि नहीं है, यह आप बताएंगे। शांत घाटी आंदोलन किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है कि नहीं है, यह आप बताएंगे। इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी भी पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, जो आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए पूरा सुपाड़ा साफ करेगा। इसके पहले मैं बेसिक क्लास ले लिया हूँ, अब क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह से सुपाड़ा साफ कर रहे हैं, आप बस देखते चलना भाई। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पर्यावरण, ये सारे के सारे आंदोलन जो है ना पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित है। आप पढ़ भी रहे हैं कि भाई ईवीएस, तो पर्यावरण से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्यावरण से संबंधित है मेरे भाई, याद रखना। पर्यावरण से संबंधित मतलब संरक्षण आंदोलन है सब के सब। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो चिपको आंदोलन है 2 प्रकार से, 2 राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन को एक प्रकार से अपिक्को आंदोलन कहा गया। अपिक्को आंदोलन कहा गया। वह वाला चिपको आंदोलन नहीं, उत्तराखंड वाला, यह अपिक्को आंदोलन वाला। अपिक्को आंदोलन को आपसे पूछा जाता है, किस आंदोलन को, मतलब कि दक्षिण भारत के किस चिपको आंदोलन को, मतलब दक्षिण भारत के चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है एक और? तो ऑप्शन में रहेगा अपिक्को आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन आप लगाएंगे, याद रखना भाई मेरे। यानी कि दक्षिण भारत के चिपको आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपिक्को आंदोलन के नाम से। ये बात आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं का। चिपको आंदोलन किस नाम से जाना जाता है भैया? अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जो अपिक्को आंदोलन था वह दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन के रूप में जाना। अच्छा, ये किस राज्य में हुआ था अपिक्को आंदोलन? तो बताएंगे कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक राज्य में अपिक्को आंदोलन हमको देखने को मिला था मेरे भाई। ये बात याद रखेंगे। अपिक्को आंदोलन से मात्र एक, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर गलत है यही है, मतलब यही उत्तर इसका सही होगा, सत्य यही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक के विषय पे। अच्छा, दक्षिण भारत का तो पता चल गया। अच्छा, बताना चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन यहाँ पे लिखा हुआ है चिपको
चिपको आंदोलन जो रियल में है, जिसका संज्ञा दिया जाता है कर्नाटक वाले को आंदोलन, ये कब हुआ था मेरे भाई? चिपको आंदोलन जो हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था 1973 को हुआ था। 1973 में ये हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में मेरे भाई सरकार के कहे जाने पर, सरकार की तरफ से पेड़ की कटाई जब शुरू हो जाती है तो उससे वहाँ के स्थानीय लोग चिपक जाते हैं। उस समय इसका जो एक तरह से नेतृत्व करते हैं 2 लोग होते हैं, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। ये सुंदरलाल बहुगुणा के भी हाल ही में मृत्यु हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो चंडी प्रसाद ऑप्शन में रहेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना दोनों के नाम, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा हो गए और प्लस चंडी प्रसाद जी हो गए। चिपको आंदोलन से संबंधित है। कौन से चिपको आंदोलन भैया? 1973 वाले उत्तराखंड से। यह चिपको आंदोलन होता क्या है मेरे भाई? मतलब कि सरकार यानी कि केंद्र सरकार के, मतलब वहाँ के स्थानीय सरकार के एक तरह से कहे जाने पर वहाँ के पेड़ की जो वहाँ पे वन थे वहाँ उसकी कटाई होने लगी, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम होना था। तो इस प्रकार जब कटाई होने लगी तो वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं, इन्हीं दोनों के कह लीजिए कि एक तरह से नेतृत्वकर्ता में, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में सारे लोग, स्थानीय लोग वहाँ पेड़ से चिपक गए और उसको काटने नहीं दिए, है ना। रोने बाजाने लगे, रोने गाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इस नाम से चिपको नाम से ये फेमस हो गया। याद रखेंगे ये चीज़ें दोनों। ठीक, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं भैया गौरी देवी। गौरी देवी का नाम आपने सुना होगा। गौरी देवी, ये गौरी देवी बहुत ही कमाल की गौरी देवी रहती भाई। गौरी देवी का जो संबंध है मेरे भाई ने किस आंदोलन से है बोला जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बता देना। ये जो चिपको आंदोलन है ना, ये गौरी देवी, उसमें एक गौरी देवी भी थी। गौरी देवी भी इस चिपको आंदोलन से संबंधित है, पूछ लिया जाता है। चंडी प्रसाद, गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगुणा तो फेमस है 1973 के चिपको आंदोलन से संबंधित जो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन यह दोनों लोग नहीं फेमस हैं। इनका नाम कभी कभी सुनने को मिल जाता है, लेकिन ये लोग थे, इस वजह से नाम सुनने को मिलता है, बच्चे गलत करके आते हैं प्रश्न को। तो गौरी देवी, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों लोग चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। ये चिपको आंदोलन किस जिले में हुआ था उत्तराखंड के? पूछ लिया जाता है चमोली जिले में। कहाँ पर? उत्तराखंड में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, इतनी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं डॉक्टर पांडुरंग हेगड़े। ये अपिक्को आंदोलन से संबंधित है मेरे भाई, ये अपिक्को आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर पांडुरंग हेगड़े। पूछा जाता है यह किस आंदोलन से संबंधित है, तो बता देना यह अपिक्को आंदोलन से संबंधित है, जिसे कहा जाता है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक राज्य में हुआ था भाई, याद रखना, ठीक है ना। ये कर्नाटक राज्य में हुआ था, जो कि अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये किसका एक तरह से पुरोगामी था? बता देंगे भाई, चिपको आंदोलन का एक पुरोगामी था, तभी से संज्ञा दिया जाता है चिपको आंदोलन का। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं राजस्थान में भाई। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के रूप में राजस्थान का एक स्थानीय जगह है, वहाँ पे एक आंदोलन देखने को मिला था। खेजड़ी, जो बिश्नोई फैमिली है ना, बिश्नोई फैमिली है। खेजड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खेजड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है भैया। खेजड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी वृक्ष आंदोलन, वृक्ष के संरक्षण। खेजड़ी एक वृक्ष है, खेजड़ी एक वृक्ष है, उसके संरक्षण के लिए एक आंदोलन हुआ था। 1730 में हुआ था भाई, 1730 में हुआ था। 1730 में हुआ था भाई, बहुत पहले हुआ था। हाँ, 1730 लिखना मेरे भाई, सही है। 1730 एक बार चेक करना इसे, 1730 कि 1930 मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना इसे, शायद 1730 ही है। खेजड़ी आंदोलन जो हुआ था 1730 में हुआ था। यह अमृता बिश्नोई करके एक थी, अमृता देवी बिश्नोई करके थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। यह किस शहर में हुआ था? राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। राजस्थान के, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जोधपुर शहर में यह खेजड़ी वृक्ष आंदोलन हुआ था। खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण के रूप में जो अमृता बिश्नोई थी ना, अमृता देवी बिश्नोई थी, तो इनके संरक्षण में हुआ था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इनके नेतृत्वकर्ता में हुआ था ये चीज़। ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, अमृता देवी पुरस्कार एक चलाया गया है। अमृता देवी पुरस्कार, ये कैसा पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाएगा, तो बता देंगे पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के रूप में जाना जाता है अमृता बिश्नोई या फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार से आप रखेंगे, या फिर अमृता देवी पुरस्कार। किस प्रकार का पुरस्कार है, किससे संबंधित है, बताएंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है भाई, एक है शांत घाटी याद रखेंगे, जो कि केरल में से संबंधित है। शांत घाटी केरल संबंधित है। और फूलों की घाटी जो होता है मेरे भाई ना, फूलों की घाटी ये कहाँ पे है? फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये बात आप याद रखेंगे।
ठीक है, इतनी बातें रही। अब एक एक करके हम ऐसे ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ उठाएंगे, हर एक उससे रूबरू हर तरीके से, हर मतलब 360 डिग्री पे हम घूमेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस तरह से चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रश्न आपसे छूटने वाला है। ठीक है भाई, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करने का आपका काम है, शेयर करिए दबा के, जिससे कि हमारे जो पसीने बहे हैं भाई ना इस 1 घंटे में, जो हमारा मुंह सूख गया है पानी से, वो उसका कम से कम फल मिल सके हमें। ये आपका काम है, आप शेयर करेंगे तो लोग आएंगे, एक बार देखेंगे तो शायद यहाँ से जाएंगे नहीं। धन्यवाद।